हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल कैप्सूल्स में। और आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग मेंटेनेंस। पहला इंट्रोडक्शन लेसन हम पढ़ रहे थे और लास्ट टॉपिक जो हमने कवर किया था दैट वाज ऑब्जेक्टिव ऑफ द मेंटेनेंस। अब जो कवर करने जा रहे हैं दैट इज़ फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द मेंटेनेंस। There are various factors which influence the decision to carry out the preventive or the corrective maintenance. Therefore, it is necessary to consider these factors for the effective maintenance of the building structure. These important factors are, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमें इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं हमारे डिसीजन को जब हम कैरी आउट करते हैं प्रिवेंटिव या कोरेक्टिव मेंटेनेंस। यानी जब भी आपने कोई आम आदमी उसने प्रिवेंटिव या कोरेक्टिव मेंटेनेंस जब भी करवानी है तो कौन कौन से फैक्टर से उसको गुजरना पड़ेगा, कौन कौन सी चीज़ें उसके दिमाग में आएंगी, उनके बारे में ये बात कर रहा है। देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी टू कंसीडर दीज फैक्टर्स। ये भी ज़रूरी है कि उन फैक्टर्स को हम कंसीडर करें अफेक्टिव मेंटेनेंस ऑफ द बिल्डिंग स्ट्रक्चर, ताकि अफेक्टिव मेंटेनेंस हो सके हमारी बिल्डिंग स्ट्रक्चर की। दीज इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आर, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो हैं ये है कॉस्ट, एज ऑफ द बिल्डिंग, अवेलेबिलिटी ऑफ द फिजिकल रिसोर्सेज, अर्जेंसी ऑफ द मेंटेनेंस, फ्यूचर यूज़ और सोशल कंसिडरेशन। कॉस्ट बहुत अफेक्ट करती है, पैसा लगेगा, ठीक है। तो पैसा अब हमारे पास है या नहीं है, हर आदमी के पास तो उतना नहीं होगा कि वो मेंटेनेंस को भी वो कर सके। ये उन वो मतलब मेंटेनेंस करना भी उन लोगों का काम है जिसके पास इतना पैसा हो या उसने उस हिसाब से बजट बनाया हो, ठीक है। हर आदमी, क्योंकि पैसा एक बहुत सेंसिटिव इशू है। तो सबसे पहले कॉस्ट की बात करते हैं। द कॉस्ट ऑफ द मेंटेनेंस में एट फर्स्ट साइट सीम्स टू बी अ सिंपल मैटर ऑफ हाउ मच टू स्पेंड ऑन द मटेरियल एंड द लेबर। द कॉस्ट ऑफ द मेंटेनेंस comprises of direct and the indirect cost। ये कह रहा है पहले तो ये बड़ी सिंपल सी लगती है देखने में, क्योंकि इसमें जो हमने खर्चना है वो मटेरियल और लेबर पे पैसा लगाना है। लेकिन कॉस्ट भी दो तरीके की होती है, एक डायरेक्ट कॉस्ट होती है, एक इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है। द मेंटेनेंस मटीरियल्स वैरी टू अ ग्रेट एक्सटेंट एंड इट्स कॉस्ट आल्सो वेरीज ड्रामेटिकली। तो मेंटेनेंस में जो मटेरियल हैं उनकी कॉस्ट जो है ये वैरी करती है, क्योंकि मटेरियल वैरी करते हैं तो ये भी वैरी करेगी, कॉस्ट अलग अलग होगी। द डायरेक्ट कॉस्ट इन द मेंटेनेंस ऑपरेशंस रेंजेस जनरली फ्रॉम 70% टू 90% ऑफ द टोटल कॉस्ट। और टोटल कॉस्ट में सबसे ज़्यादा जो कॉस्ट है वो आपके मटेरियल की ही होगी। डायरेक्ट कॉस्ट जो होगी वो 70 से 90% आपकी डायरेक्ट कॉस्ट ही है टोटल कॉस्ट की। बिफोर कमिंग टू अ डिसीजन टू इम्प्लीमेंट अ पर्टिकुलर आइटम ऑफ द मेंटेनेंस, इनडायरेक्ट कॉस्ट फैक्टर्स लाइक द रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस, प्रोडक्शन स्टॉपेज, safety aspects, availability of the time, overhead expenses etc. must also be considered along with the direct cost। देखिए जब हम सोचते हैं, आम आदमी किस तरीके से सोचेगा इस पे पैसा कितना लगेगा, लेकिन पैसा लगने के बजाय अब जो उसको डिफ़िकल्टीज आने वाली हैं, समझ लो अगर वो कोई फैक्ट्री है या कोई ऐसी जगह है जहाँ पे वर्क प्लेस है, वर्क प्लेस होगी तो वर्क डिस्टर्ब होगा, आपको वर्क बंद करना पड़ेगा, काम बंद करना। और रेजिडेंशियल है तो आपको वहाँ से शिफ्ट करना पड़ेगा, किसी और सेफ जगह मतलब किसी और जगह रहना पड़ेगा, तो वहाँ पे आपको किराया देना पड़ेगा, ठीक है। काम बंद करोगे तो आपने जो वहाँ से कमाना था वो भी गया। तो ये सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट में आ रहा है कि जो चीज़ें बंद हो जाएंगी, रुक जाएंगी, वो सारी चीज़ें, और जो आप टाइम वहाँ पे लगाओगे उस टाइम में आप पैसा तो नहीं कमा रहे, उस टाइम में आप स्पेंड कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें इनडायरेक्ट कॉस्ट में जा रही हैं। तो इन चीज़ों को भी आपको दिमाग में रखना है कि उस टाइम जब आप कर रहे हो तो इन चीज़ों ये कॉस्ट भी आपकी इन्वॉल्व होगी। तो डायरेक्ट कॉस्ट होगी जो पैसा लगेगा, इनडायरेक्ट वो होगी जो आपका डायरेक्ट होगी जो आपका डायरेक्टली उस पर लगने वाला है। इनडायरेक्ट हो गया जो अपना टाइम दोगे, जो चीज़ें स्टॉप हो जाएंगी, रुक जाएंगी जो बिल्डिंग की उसकी वजह से, वो इनडायरेक्ट में आ गया। अब बात करते हैं एज ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की उम्र की बात करते हैं। ऑल बिल्डिंग्स एंड द स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ द मटीरियल्स एंड द कंपोनेंट्स लिंक टूगेदर टू फॉर्म द डिज़ायर यूनिट ऑफ द अकोमोडेशन। ऑल बिल्डिंग्स एंड स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ मटेरियल, सभी बिल्डिंग्स और स्ट्रक्चर जो हैं मटेरियल के बनते हैं। एंड द कंपोनेंट्स लिंक टूगेदर टू फॉर्म द डिज़ायर्ड यूनिट ऑफ अकोमोडेशन, और जो कंपोनेंट पार्ट्स हैं जैसे बीम है, कॉलम है, स्लैब है, ये सब कंपोनेंट पार्ट्स को जोड़कर हम एक अकोमोडेशन यूनिट बनाते हैं, यानी अपने रहने के लिए हम एक
डिज़ायर्ड अकोमोडेशन यूनिट बना रहे हैं। ऑल सच मटेरियल्स एंड द कंपोनेंट्स विल स्टार्ट एजिंग फ्रॉम मूवमेंट दीज आर यूज्ड इन द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। सभी ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, मटेरियल या कंपोनेंट्स हैं, ये धीरे धीरे एजिंग होने लग पड़ेगी इनकी, टाइम के साथ साथ इनकी जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है स्ट्रेंथ में अफेक्ट पड़ेगा। उसी दिन से स्टार्ट हो जाएगा जिस दिन से कंस्ट्रक्शन है। जैसे ये पुरानी होती जाती है कोई चीज़, उस चीज़ में आपको सामने दिखता है कि उसकी उम्र। अब जैसे आप कोई गाड़ी ले लो, गाड़ी स्टार्टिंग में अच्छी चल रही है, स्मूथली चल रही है, सब कुछ ठीक है, मेंटेनेंस नहीं करवा रहे, तो वो क्या हो रही है, धीरे धीरे उम्र के साथ उस गाड़ी में आपको खुद चेंजेस दिखने लग पड़ेंगे, वो डेटोरेट होने लग पड़ेगी। एनी बिल्डिंग स्ट्रक्चर constructed will have certain life expectancy since the materials and the components wear out। any building structure, कोई भी building structure constructed, जो कंस्ट्रक्ट किया है, will have certain life, उसकी कुछ उम्र होती है। expectancy since the materials and the components wear out, कुछ उम्र है क्योंकि उसके बाद जो मटेरियल है वो wear out हो जाएंगे, कंपोनेंट्स भी ख़राब हो जाएंगे। दिस वेयरिंग आउट विल रिड्यूस द ओवरऑल सर्विसेबिलिटी। ये जो वेयर एंड टेयर हो रहा है, चीज़ें घिस रही हैं, ख़राब हो रही हैं, ये उसकी सर्विस पे अफेक्ट करता है ऑफ द बिल्डिंग एंड आल्सो अफेक्ट्स इट्स रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, और उसकी जो रिमेनिंग यूजफुल बची हुई जो उसकी लाइफ है उसको भी अफेक्ट करता है। टू ऑब्टेन द मैक्सिमम लाइफ आउट ऑफ द मटीरियल्स, कंपोनेंट्स, सर्विसेज, इक्विपमेंट्स एंड द बिल्डिंग itself, a planned program of the inspection and the maintenance should be established as soon as the building has been constructed to obtain the maximum life। अगर हमें एक मटेरियल की मैक्सिमम जितनी लाइफ हो सकती है, अगर हमें उतनी लाइफ हमें उससे निकलवानी है, या किसी कंपोनेंट से हमें उस सर्विस को जितनी मैक्सिमम हम सर्विस ले सकते हैं उतनी हमें लेनी है, एक प्लान प्रोग्राम आपको करना पड़ेगा, समय पे उसकी इंस्पेक्शन करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा, मेंटेनेंस करनी पड़ेगी। शुड बी एस्टेब्लिश्ड एज सून एज द बिल्डिंग हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड। जैसे जैसे आपकी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होगी वैसे वैसे आपको कंस्ट्रक्ट होने के बाद आपको साथ साथ में उसकी मेंटेनेंस जो है उसके लिए एक प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है, प्लानिंग करके रखनी पड़ेगी कि इतने इतने समय बाद जहाँ पे आपको लग रहा है इंस्पेक्शन करते रहो, चेक करते रहो, ये चीज़ ख़राब तो नहीं हुई या होने तो नहीं वाली, तो वहाँ पे इंस्पेक्शन की जा सकती है। तो एज ऑफ द बिल्डिंग इज़ आल्सो एंड आल्सो इन्फ्लुएंस योर मेंटेनेंस। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ द फिज़िकल रिसोर्सेज। अब फिज़िकल रिसोर्सेज क्या हो गए कि वहाँ पे मैन पावर या सामान आपके पास अवेलेबल है। फिज़िकल रिसोर्सेज is the context of the maintenance of the building can be defined as all the materials, सारे materials, components, services and equipments which are necessary for the maintenance के लिए जो ज़रूरी हैं। therefore when an item of the maintenance is being planned, अगर हमें कोई भी मेंटेनेंस के लिए कोई आइटम हमने प्लान की हुई है कि अब इसकी मेंटेनेंस करानी है, द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल दीज फिजिकल रिसोर्सेज मस्ट बी कंसिडर्ड एंड एंश्योर्ड। मतलब अगर मिस्त्री, लेबर वगैरह ये भी होना चाहिए और मटेरियल भी होना चाहिए। अगर प्लास्टर कर रहे हो तो सीमेंट होना चाहिए। ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं या नहीं है उस टाइम पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अर्जेंसी हो गया जब आपको ज़रूरत, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मतलब अब कोई चॉइस ही नहीं है आपके पास, अर्जेंसी है, अर्जेंट है, आप करना ही करना। द मैटर ऑफ द अर्जेंसी में आउटप्ले अदर फैक्टर्स व्हेन डिसीजन इज टू बी टेकन टू कैरी आउट अ स्पेसिफिक मेंटेनेंस जॉब। एन अर्जेंट मेंटेनेंस टास्क may be required for a number of reasons such as the repair of the services which unless rectified immediately would render them unserviceable, causing lot of the inconvenience। when such a problem arises, the paramount question which must be posed is how urgent is the urgency। urgency is a relative term and therefore it must be established whether the repair need to be carried out immediately within hour or within a days। according action for the maintenance must be undertaken। तो यहाँ पर वो यही कह रहा है कि ये फैक्टर्स, सभी फैक्टर्स को ओवरकम कर के ऊपर भारी पड़ जाता है जब इस तरह का कोई हमारा मतलब जब चीज़ अर्जेंसी पे आ जाती है। अब ये भी कहता है कि अर्जेंसी भी अपने आप में एक सवाल उठाती है कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा अर्जेंट है, कितनी अर्जेंट है। मतलब अब आपको, क्योंकि सर्विस अनसर्विस
जब कोई चीज़ आपको सर्विस नहीं दे रही, ठीक है, समझ लो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक नल है और वही नल की ही एग्जांपल ले रहे हैं कि नल में से पानी आ रहा था। अब धीरे धीरे आप देख रहे हो कि नल में पानी आना थोड़ा कम हो चुका है, हो सकता है उसके बीच में कोई चीज़ जो है उसके रास्ते को रोक रही है। आपने क्या किया, आपने उसे इग्नोर किया। 6 महीने हुए, साल हुआ, धीरे धीरे आपका जो नल है उसमें पानी की मात्रा और कम होती गई धीरे, और एक समय ऐसा आ गया कि वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। अब आप किस स्टेज में मेंटेनेंस करवाने जा रहे हो? ठीक है, अब जब बिल्कुल बंद हो गया तब तो आपको करना ही पड़ेगा, तब तो आपके पास कोई चारा ही नहीं है। दैट टाइम इज़ कॉल्ड एज द अर्जेंसी। वो अर्जेंसी है, अब आपके लिए अर्जेंट हो चुका है, आपको करना है। ठीक है, क्या आप इसको इग्नोर कर सकते हो? नहीं कर सकते। कब? अब ये कह रहा है अर्जेंसी भी अपने आप में सवाल उठाती है कि वो कितना अर्जेंट है, उसको अभी करना है या 1 घंटे बाद हो सकता है या 1 दिन बाद किया जा सकता है या 2 दिन बाद किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें जो है, ये अर्जेंसी, ये एक फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है आपके डिसीजन को कि आपको कब मेंटेनेंस करवानी है। ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो आपको ये इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि आपको मेंटेनेंस करवानी अभी करवानी है, कल करवानी है, करवाना ज़रूरी है या नहीं करवाना ज़रूरी है। ये सभी वो बातें हैं जो आपके दिमाग में तब आती हैं जब आपको मेंटेनेंस करवानी होती है। द फ्यूचर यूज ऑफ द बिल्डिंग एज होल मस्ट बी कंसिडर्ड वाइल डिसाइडिंग व्हेन एंड हाउ मच मेंटेनेंस टू कैरी आउट एट एनी गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो आपको फ्यूचर यूज़ जो है बिल्डिंग का वो भी देखना है। अब ये है कि हो सकता है आपको बिल्डिंग खाली करनी है या तोड़नी है तो आप वहाँ पे मेंटेनेंस करा रहे हो, वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है कि आपको ये भी देखना है कि आपको और कितना इसको इस्तेमाल करना है। If the lease is for a short period and changed occupancy is expected, then maintenance of the building is a question must be accordingly planned। अगर आपको थोड़ी देर के लिए इसको इस्तेमाल करना है और हो सकता है आपको अपनी मतलब आपको चेंज करना, बिल्डिंग चेंज करनी है या कुछ वैसा, तो तब ये क्वेश्चन उठता है प्लानिंग के वक्त। इफ़ रिक्वायर्ड सम एफर्ट्स बी मेड टू कैरी आउट द मेंटेनेंस इन द कंटेक्स्ट ऑफ द प्रपोज्ड फ्यूचर यूज़। उसके बाद आती है हमारी सोशल कंसिडरेशन। अब ये सोशल कंसिडरेशन क्या है? सोशल कंसिडरेशन, तो अब ये कह रहा है कोई भी चीज़ जो इस्तेमाल होगी, सोशल कंसिडरेशन, सोशल हो गया जो आपके पीछे की सोसाइटी रहती है। जब आप मेंटेनेंस करवाते हो तो शोर आता है, नॉइस पोल्यूशन पैदा होता है। हो सकता है अपने सामान उतारना तो वो आप अपनी गली में उतार रहे हो, या तो आगे पीछे के मोहल्ले को अफेक्ट ना पड़े, लोगों को अफेक्ट ना पड़े, दैट इज़ द सोशल कंसिडरेशन। अब इसको देखते हैं। एजेंसीज एंगेज्ड इन मेंटेनेंस वर्क्स काज इन्फ्लुएंस ऑन द सोशल इन्वायरमेंट आल्सो। तो एजेंसीज जो जुड़ी हुई हैं मेंटेनेंस के साथ, वर्क्स काज इन्फ्लुएंस, ये प्रभावित करती है। किसको प्रभावित करती है? सोशल इन्वायरमेंट को प्रभावित करती है। आपके पीछे जो एक सोशल इन्वायरमेंट है उसको प्रभावित करेगी। आप जनरेटर लगा रहे हो या कुछ भी, वो उसकी आवाज़ जो है वो आगे पीछे के लोगों को अफेक्ट करती है। द रिजल्ट ऑफ द गुड एंडेवर of maintenance agencies are left behind as an asset to the owner if no inconvenience is caused to the society and the environment is also maintained clean and the safe। तो ये कह रहा है कि मेंटेनेंस एजेंसीज जो हैं वो ऑनर के लिए तब एक एसेट छोड़कर जाती हैं जब वो जो एजेंसीज हैं वो इन्वायरमेंट को कोई अफेक्ट नहीं कर रही, सोशल इन्वायरमेंट को कोई अफेक्ट नहीं पड़ रही, सोसाइटी को कोई अफेक्ट नहीं कर रही। तो ज़रूर अगर आपने कोई ऐसा इस्तेमाल किया जिससे आगे पीछे धुआं भी उठ रहा है, लोगों को इनकन्वीनियंस हो रही है, आपने बीच में जैसे हमारे इंडिया में आप देख ही सकते हो, मलबा जो है वो गली के बीच में रखा हुआ है और वहाँ से गाड़ियाँ आ रही हैं और गाड़ियों को डिस्टर्बेंस हो रही है, गाड़ियाँ वहाँ से पास नहीं हो पा रही। तो दैट इज़ अ पॉइंट। The agencies carried out maintenance activities can create disturbances such as noise, safety, dust, smells, and temporary interruption of the services. It must therefore be one of the objective to recognize the social responsibility. Plan the maintenance in such a manner that the disturbance will be kept to a minimum level, particularly when working within the occupied building. Pleasing environment should be created by regular and the planned maintenance of the building structure। तो वही जो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं मेंटेनेंस में। नॉइस होती है, ठीक है, सेफ्टी, डस्ट,
स्मेल्स एंड टेम्परेरी इंटरप्शन जो है सर्विसेज की वो होगी, इसलिए आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आपको रिकॉग्नाइज़ करना पड़ेगा सारी चीज़ों को कि ये चीज़ें हो सकती हैं, और आपको अपनी मेंटेनेंस को उस तरह से प्लान करना है कि कम से कम आप डिस्टर्ब करो सोसाइटी को और आपका काम जो है वो अच्छे से हो जाए। आपको टाइम उस हिसाब से डिसाइड करना है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने कवर किया हमारा फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग मेंटेनेंस। हमारे 6 फैक्टर थे जो हमारी मेंटेनेंस जब हम कैरी आउट करते हैं तो उस वक़्त हमें अफेक्ट करते हैं। जैसे कॉस्ट आ गई, एज आ गई बिल्डिंग की, अवेलेबिलिटी ऑफ द फिजिकल रिसोर्सेज आ गया, अर्जेंसी ऑफ मेंटेनेंस आ गया, फ्यूचर यूज़ आ गया, सोशल कंसिडरेशन आ गई। ये सारी चीज़ों का हमें ध्यान में रखना पड़ता है। ये प्रभावित करते हैं हमारे डिसीज़न को जब हमने मेंटेनेंस करवानी है। तो ये था आपका 5th लेक्चर, और इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।